Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 6 है योगा एंड इट्स रेलिवेंस। इसके अंदर हमने योगा के वीडियोस कर लिए थे पहले भी। आज जो हम करेंगे योगासन के बारे में पढ़ेंगे, कितने सारे योगासन होते हैं और जो सिलेबस के अंदर दिया रहेगा वही हम यहाँ पर करेंगे। क्लास 11th के जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इसमें है ताड़ासन। ताड़ासना क्या हो गया कि जिसमें एक ताड़ के पेड़ की तरह पोजीशन बनती है, ठीक है। पाम ट्री या ताड़ के पेड़ जो रहता है किस तरह से वो रहता है वैसा ही कुछ इस तरीके का पोस्चर इसमें बनता है। तो इमेज में आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो इसमें किस तरह की स्टेजेस होती है, प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे वो हम करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है। बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे और हमारे दोनों पाँव के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 इंच का रहना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, धीरे से जो है वो सांस अंदर लेंगे, एक लंबी सांस अंदर खींच लेंगे और अपनी अपनी जो बाजू है उनको ऊपर उठा लेंगे शोल्डर लेवल तक, ठीक है। अपनी बाजू को पहले ऊपर उठा लेना है और उसके बाद अपनी जो हील होती है तो उसको भी फ्लोर से ऊपर उठा लेना है, यानी पंजों पे हमने खड़े हो जाना है, पंजों पे खड़े हो जाना है। हील को ऊपर उठा लेना है और अपने टोज के ऊपर जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। फिर जो है वो अपनी सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों ही जो बाजू है उसको धीरे से जो है वो नीचे कर लेंगे और हील को भी नीचे कर लेंगे। और इसमें एक बात और है कि देखिए, अपनी फिंगर जो है इसको इंटरलॉक करना है। यहाँ सबसे पहले सीधे खड़े हो गए और लंबी सांस ली, अपनी बाजू को ऊपर उठा लिया और अपनी जो हाथ है, फिंगर है, उनको इंटरलॉक कर लिया। इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। सिर को ऊपर की तरफ को ऐसे कर लेना है, ऊपर की तरफ को देखना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ को पूरा, अपनी हिल को उठा लेना है, पंजों पे खड़े हो जाना है। फिर धीरे से यहाँ पर सांस को छोड़ लेना है, अपनी हाथों को नीचे करना है, पाँव को भी नीचे करना है, हील को नीचे कर लेना है और रिलैक्स हो जाना है और स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है। तो यही है हमारा ताड़ासन। तो बिल्कुल सिंपल है, इमेज से क्लियर हो जाता है आपको। अगला क्या है हमारा कि इसमें क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, डूज एंड डोंट। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है योगा के अंदर कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट तो होते हैं योगा के, लेकिन अगर उसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो इसमें चोटें भी लग सकती है, हमारी मसल में पेन हो सकता है। गलत तरीके से अगर हम करेंगे तो नुकसान भी इसके हो सकते हैं। इसीलिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए क्या चीजें करनी चाहिए ये भी पढ़ना जरूरी रहेगा। अब देखिए, ब्रीथ बिकेम्स स्लो एंड डीप। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। इस जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सही रहना चाहिए। फिर अप रेज द लेग स्लोली विदाउट एनी जर्क। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जर्क के साथ अपनी पाँव को ऊपर उठा लेना है, टोज पे उठा लेना है बॉडी को। बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे से अपने हाथों और पाँव को ऊपर उठाना है, बॉडी को जर्क नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। और इसमें देखिए, अगर घुटने में दर्द है किसी के, ठीक है, या एंकल में कोई, या अपने टखने में या घुटने में कभी कोई इंजरी हुई है या कोई दर्द है पहले से, तो इस पोस्चर को नहीं करना चाहिए। तो फायदे क्या रहेंगे इसके वो भी देखते हैं, बेनिफिट्स। इस आसन को करने से जो मसल है वो स्ट्रेच हो जाती है अच्छे से, पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेच हो जाती है। अब जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ को खींचते हैं तो ये हमारी पूरी ये वाली मसल्स भी स्ट्रेच हो जाएंगी, हाथ की मसल स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। पाँव की मसल, हमारी टोज की मसल सारी स्ट्रेच हो जाती है, तो मसल इसमें स्ट्रेच हो जाती है और नर्व्स भी हमारी स्ट्रेच हो जाती हैं। और जो बॉडी का ओवरऑल फंक्शन है, वेरियस सिस्टम जो बॉडी के रहते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल जो सिस्टम रहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये इसका जो फंक्शन है वो भी अच्छा बनता है, इम्प्रूव होता है। और जो हमारी मसल है इससे क्या हो जाएगी, स्ट्रांग बनेगी। अगर डेली इस आसन को प्रैक्टिस करेंगे तो मसल इससे
इवेंचुअली जो है वो स्ट्रांग बनेगी ही बनेगी, और हमारी टोज को भी स्ट्रेंथ इससे मिलता है। और जो यंग होते हैं, यंग चिल्ड्रन जो रहते हैं, उनकी जो हाइट है उनको बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, अगर इस तरह से बॉडी को डेली स्ट्रेच करेंगे तो अगर वो ग्रोइंग एज में है बच्चा, तो उस एज में जो है वो उसकी ग्रोथ, उसका जो हाइट है वो बहुत अच्छा बनता है, यानी हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है चिल्ड्रंस के अंदर। और जो पेशेंट्स साइटिका की दर्द से लड़ रहे होते हैं उनको भी आराम यहाँ पर मिलता है। साइटिका की दर्द जो हमारी जैसे पाँव की दर्द रहती है, हिप से लेकर पाँव के अंदर ये दर्द रहता है, बहुत तेज दर्द होता है साइटिका के अंदर, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है ये वाला ताड़ासन। तो ये हो गया पूरा ताड़ासन। आगे हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के भी फायदे जो है वो कुछ इस तरीके के ही रहते हैं, इसमें भी बॉडी हमारी पूरी स्ट्रेच होती है। तो वृक्षासन नाम से ही पता लग रहा है, जो एक वृक्ष की तरह, एक पेड़ की तरह, वृक्षा का मतलब ही है क्या है, पेड़ होता है, तो वृक्ष की तरह इसमें पोस्चर जो है वो बनता है, ट्री शेप इसमें बनती है। तो इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है। ठीक है, दोनों पाँव पे पहले सीधे खड़े हो जाना है, 2 इंच का डिस्टेंस दोनों ही पाँव के बीच में पहले रहना चाहिए, 2 इंच का। और हमें जो है अपने जो फोकस करना है अपने फ्रंट की तरफ को। ठीक है, फ्रंट पॉइंट जो रहता है हमारा, वहां पर फोकस करना है। अब देखिए, जब भी योगा करते हैं तो उसको सिंपल हम एक पोस्चर बना लेंगे वैसे नहीं किया जाता है, उसको सांसों के साथ, सांसों के बीच में भी बैलेंस होना चाहिए, और हमारा जो मन है वो भी एकाग्र होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है योगा का बहुत अच्छा फायदा रहता है। अब हमने क्या करना है कि सांस को पहले छोड़ लेना है, और अपनी जो है वो राइट लेग को बेंड कर लेना है, और अपने जो लेफ्ट फुट के नीज है या थाइज होती है, लेफ्ट थाई जो रहती है वहां पर इसको प्लेस कर लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि लंबी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे अपनी जो है वो बाजू को ऊपर उठा लेंगे, और दोनों ही हाथों को जोड़कर एक नमस्कार की मुद्रा बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है, हो गई हमारी मुद्रा बोलेंगे इसको। ठीक है, नमस्कार की पोजीशन जो है वो बना लेंगे, मुद्रा बना लेंगे, और इसी पोजीशन में अपना बैलेंस बनाते हुए कम से कम 10 से 30 सेकंड तक जो है वो खड़े रहना है, बिल्कुल इसी तरीके से। और जो है वो नॉर्मली ब्रीथ करना है उस दौरान पर, जब हम ऐसे खड़े रहेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या हो गया कि एक्सहेल करना है, सांस को बाहर छोड़ना है, अपनी पाँव को उठा के दूसरे पाँव की जो है वो थाइज पे यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, टिका लेना है अच्छे से, अपनी एक पाँव पे बैलेंस बना लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, लंबी सांस अंदर लेंगे और अपनी हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठा के एक नमस्कार की मुद्रा बना लेंगे। फिर उसके बाद 10 से 30 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीथ करते हुए इस स्थिति में रहना है। फिर सांस को, लंबा सांस बाहर छोड़ना है, अपनी हाथों को धीरे धीरे वापस लेकर आना है। और फिर अपनी जो राइट फुट को भी वापस धीरे धीरे लेकर आना है, और स्टैंडिंग पोजीशन में हम फिर से आ जाएंगे। और इसी मुद्रा को हम दूसरे पाँव से फिर कर लेंगे। इस पाँव, राइट फुट से हमने पहले कर लिया, फिर लेफ्ट फुट से हम करेंगे, तो दोनों ही पाँव से इस मुद्रा को, इस आसन को हम कर लेंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वृक्षासन बोलेंगे। तो इसके क्या फायदे नुकसान है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, वो हम करेंगे। अब देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यूसली वो होना जरूरी है। जब हम फाइनल फेज में पहुंचते हैं, हमने क्या, सबसे पहले क्या किया, सांस को बाहर छोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम सांस अंदर लेते हैं, और जब फाइनल पोजीशन आ जाती है तो उस टाइम पर जब हम 10 से 30 सेकंड तक पोज लेते हैं, तो वहां पर नॉर्मल जो है वो ब्रीदिंग का होना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू हम लगातार नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे फाइनल पोस्चर के अंदर। तो अगर अगेन यहाँ पर अगर घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है, या एंकल में कोई इंजरीज है, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का पोस्चर नहीं करना चाहिए।
बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनती है जॉइंट के अंदर, ठीक है, घुटनों के जो जोड़ रहते हैं वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बैलेंस बनने में ये इसमें हेल्प होती है, ठीक है। हम एक पाँव पर अगर नॉर्मली अगर हम कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हमें आदत नहीं है एक्सरसाइज की, तो हम बहुत देर तक या सीधा अगर एक पाँव पे हमें खड़े होने को बोल दिया जाए तो हम लड़खड़ा जाएंगे, हमारा बैलेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि अपने अंदर चेंजेस को हम देखेंगे, और हम एक बिना डगमगाए हुए इस पोस्चर में कितनी ज्यादा देर तक हम खड़े रह सकते हैं, हम अपने अंदर खुद ही चेंजेस को देख सकते हैं। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जॉइंट के अंदर आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे एंकल के अंदर, ठीक है। हमारे जो घुटने हैं, हमारे जो टखने हैं, फुट है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, हम एक पाँव पर भी बिल्कुल सीधा खड़ा हो पाएंगे। और हमारी लेग की मसल को टोन करता है, ठीक है, लिगामेंट्स को यहाँ पर अच्छे से डेवलप करने में मदद करता है। और कई सारी जो पेन होती है, कई हमारी पाँव की दर्द रहती है, घुटने की दर्द रहती है, ठीक है, हिप्स में रहती है, तो इन सारी दर्दों के अंदर भी ये हेल्पफुल रहता है, और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे दो चार पॉइंट आ जाते हैं हमारे। फिर थर्ड है पदाहस्तासना। पदाहस्तासन के नाम से ही पता चलता है, पदा का मतलब होता है पाँव और हस्ता का मतलब होता है हाथ। तो पदाहस्तासन का मतलब होता है कि जिससे जहां पर हमारी जो हथेलियां हैं वो पाँव को छूने की कोशिश करेगी या पाँव को छुएगी, यानी पदाहस्तासन मीन्स टेकिंग द पाम डाउन टुवर्ड्स द फीट। तो यहाँ पर आप इमेज में क्लियर देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी इस तरह से झुकी रहेगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी, जहां पर हमारी जो हथेलियां हैं पाँव को छूने की यहाँ पर कोशिश करेगी। तो एक बात इसमें हमेशा याद रखनी है कि पोस्चर हमसे जितना होता है उतना ही करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। शुरुआत में ही हम अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, अगर मान लो किसी का हाथ यहाँ तक पहुंच पा रहा है, कईयों का घुटने तक भी पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उनके पीठ के अंदर, स्पाइन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है शुरुआत में ही, तो जबरदस्ती जो है वो यहाँ पर हाथ पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है, जिससे हमें चोट भी लग सकती है। तो जबरदस्ती नहीं करनी है बॉडी के साथ, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जितना पोस्चर हो पाता है उतना ही करना है, लेकिन पदाहस्तासन के अंदर जो पोस्चर बनता है वहां पर जो है हथेलियां हमारी पाँव की लेवल में होती हैं। तो इस तरीके का ये होता है। तो क्या प्रैक्टिस किस तरह से होती है, क्या स्टेज होती है? अब सबसे पहले तो सीधे खड़े हो जाना है, अगेन, ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, और दोनों ही पाँव के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 इंचेस का रहेगा। फिर जो है वो धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, ठीक है, इनहेल स्लोली एंड राइज द आर्म्स अप, और अपनी हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठा लेना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, ठीक है। पहले अपने हाथों को सीधा ऊपर उठा लिया, बॉडी को अपनी पेट और जो हमारे पेट के पास की, कमर के पास की सारी मसल को स्ट्रेच करते हुए हमने अपने हाथों को ऊपर उठाना है, और जो है वो सांस को फिर छोड़ देना है, ठीक है। पहले हम अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर लेंगे, और फिर धीरे से हम हाथ को सॉरी सांस को जो है वो छोड़ देंगे। अपने जो बॉडी है उसको धीरे धीरे से बेंड करते हुए नीचे ग्राउंड को छूने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक कोशिश करेंगे जब तक कि हमारी जो हथेलियां हैं वो ग्राउंड के नजदीक हमारे पाँव के पास में छूने की उसको कोशिश करना है, ठीक है। तो जितना होता है शुरुआत में उतना ही करना है, धीरे धीरे से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ेगी तो पोस्चर भी कंप्लीट बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन जब बन जाती है, अपने हाथ जहाँ आपके पहुंच जाते हैं ग्राउंड में, अपने पाँव को जो हथेलियां जो है वो छुएगी, तो हम 10 से 30 सेकंड तक इसी पोस्चर को मेंटेन करके, इसी पोस्चर को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और फिर क्या करेंगे, सांस अंदर लेंगे और
धीरे धीरे से जो है वो अपने बाजुओं को स्ट्रेच करते हुए अपने जो है वो हेड के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, सांस को अंदर लेंगे, स्लो स्लो अपने हाथों को ऊपर करते हुए और बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, सांस को छोड़ देंगे और फिर धीरे धीरे स्टैंडिंग पोजीशन में वापस आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे और स्टैंडिंग पोस्चर में थोड़ी देर खड़े रहेंगे। तो ये है पदहस्तासना। फिर इसके डूज एंड डोंट्स में क्या होंगे कि बेंड फ्रॉम द लोअर बैक व्हाइल परफॉर्मिंग पदहस्तासना। अपनी लोअर बैक से हमें बेंड होना है। ठीक है, बेंडिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अगेन मैंने पहले ये बात बोली कि बेंडिंग जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना ही करना चाहिए, अदरवाइज जबरदस्ती अगर अपने पाँव को आप छूने की कोशिश करेंगे, आपसे नहीं अगर हो पा रहा है तो उसको मत कीजिए शुरुआत में ही। तो अपनी कैपेसिटी को देखिए, अपनी कैपेसिटी के ही अकॉर्डिंग जो है बेंड करना चाहिए, अदरवाइज आपकी पीठ में जर्क हो सकता है, पेन हो सकता है। ठीक है, फिर इन द फाइनल स्टेज अवॉइड हंच इन द बैक। तो फाइनल स्टेज में जो है हंच बैक में नहीं होना चाहिए, एक इस तरह का कर्व होना चाहिए, अच्छे से बैंड होनी चाहिए। तो ये हमारी डूज एंड डोंट्स के अंदर है। फिर बेनिफिट्स है कि इट मेक द स्पाइन फ्लेक्सिबल, इम्प्रूव डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। तो बहुत सारे बेनिफिट है इसके। देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डियां है उसको लचीला बनाती है, उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, और जो डाइजेशन की जितनी भी समस्याएं, पेट से रिलेटेड जितनी भी अपच से संबंधित समस्याएं हैं, उनमें ये हेल्प करती है, उनको ये इम्प्रूव करती है। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिसको रहती है वो भी इससे ठीक हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो महिलाओं के अंदर अगर रहती है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। और ब्लड सर्कुलेशन, हमारी पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो सर्कुलेशन अच्छा बनता है। हार्ट की प्रॉब्लम इससे अच्छी बनती है, हेड की समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है। ठीक है, हमारा जो बॉडी में, क्योंकि सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो हमारे हार्ट में अच्छा पहुंच रहा है, हमारे हेड में अच्छा पहुंच रहा है, तो इससे हमारा जो है इम्प्रूवमेंट बॉडी के अंदर होता है। और जो हमारी ग्रंथियां रहती है, जैसे थायराइड है, एंडोक्राइन जितनी भी ग्लैंड होती है, या और पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है, इनको स्टिमुलेट करने में भी हेल्प करती है ये वाला आसन। तो ये अगला हम जो करेंगे अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। अर्धा का मतलब होता है हाफ, अर्ध का मतलब क्या हो गया, आधा या हाफ। चक्रा का मतलब क्या हो गया, व्हील। तो चक्रा यानी चक्कर, तो आधा चक्र जैसी पोजीशन इसमें बनती है। ठीक है, ये आधा चक्र है, अगर पूरा हो गया तो इस तरीके का सर्कल हो गया, लेकिन ये क्या है, आधा चक्र है, अर्ध चक्र है, तो अर्ध चक्रासन ये हो गया। तो इसमें जो पोस्चर बनता है, तो किस तरीके से इसको किया जाएगा वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें भी सीधे खड़े हो जाना है अपने दोनों पाँव के ऊपर। ठीक है, दोनों पाँव जो है वो इकट्ठे होनी चाहिए। बाकी में क्या था, 2 फीट का डिस्टेंस बताया गया था, लेकिन इसमें क्या है, पाँव जो है वो एक साथ रखनी है ग्राउंड के ऊपर, सीधे खड़े हो जाना है, नॉर्मल जो है सीधे खड़े हो जाना है। और दोनों ही हाथ जो है वो साइड की तरफ को रहेंगे, एक सावधान की पोजीशन में एक तरह से जो है वो खड़े रहेंगे सबसे पहले। और फिर अपनी एल्बो को जो है वो एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पर रखेंगे, अपनी एल्बो को एक दूसरे के पैरेलल रख लिया। फिर जो है वो धीरे धीरे सांस को हम अंदर लेंगे और पीछे की तरफ को जो है वो बेंड हो जाएंगे, जितना पॉसिबल हो पाता है आपसे। आप चाहे तो बैंड होने के लिए अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं, अगर आपसे सीधे ही हो पाता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपनी बैक को यहाँ सपोर्ट करने के लिए हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, सांस को अंदर लेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, यानी खड़े जो हम शुरुआत में थे उस पोजीशन में आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर ऊपर की तरफ को उठ जाएंगे
और फिर रिलैक्स हो जाएंगे और स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। और इस पोस्चर को जब हमने यहाँ तक कर लिया है, जितना पॉसिबल हम मोड़ सकते हैं बॉडी को उतना जब हम कर लेते हैं, तो उस टाइम पर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस पोस्चर को बनाए रखना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। तो यह है अर्धचक्रासन, बिल्कुल सिंपल है। पहले सीधे खड़े हो जाना है इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ को बेंड कर लेना है जितना हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर वापिस इसी पोजीशन में आ जाना है। और इस दौरान जो है वो क्या करेंगे, सांसों का भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सांस को अंदर लेना है, फिर जब इस पोजीशन में रहेंगे तो सांस छोड़ के रिलैक्स हो जाना है और नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल जो है वो ब्रीदिंग करनी है। फिर अगेन जो है सांस को अंदर खींचना है और फिर वापिस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है। तो ये है पूरा पोस्चर। डूज एंड डोंट क्या होते हैं इसके, तो व्हाइल बेंडिंग बैकवर्ड आई शुड बी केप्ट ओपन। जब हम पीछे की तरफ को बेंड हो जाएंगे तो जिस टाइम पर बेंड हो रहे होंगे तो अपनी आंखें वो खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। जब फाइनल पोजीशन हो जाती है, जब जितना पॉसिबल यहाँ तक मुड़ जाना है, उस टाइम पर जो है नॉर्मल ब्रीदिंग करनी जरूरी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीद करते रहना है। अगर यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उस केस में जो है वो ये वाला आसन नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और अपने जो घुटने हैं वो बेंड नहीं करने हैं, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, पांव बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, उसको बेंड नहीं करना है। तो इसके बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं कि इस आसन के से जो है नेक, गर्दन है या पीठ की जो मसल रहती है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्पाइन की वो भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीली हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम और ज़्यादा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बेंड हो पाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। हाँ, और जो फैट है उसको हटाने में हेल्प करता है, ठीक है, पेट का फैट। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पेट है यहाँ पर पूरा क्या है, स्ट्रेच हो जा रहा है, पीठ स्ट्रेच हो रही है, तो हमारे पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो भी इससे इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। उनसे हम बच सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सारी कॉन्स्टिपेशन या पेट की जितनी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। फैट को रिमूव करने में हेल्प करेगा। और इसमें जो स्टिफनेस होती है, हिप भी यहाँ पर देखिए स्ट्रेच हो रही है, तो हिप के अंदर स्टिफनेस जो है वो जो रिमूव हो जाएगी। और जो ब्रीदिंग है, लंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी लंग्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं, लंग्स भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं इस पोजीशन के अंदर, तो लंग कैपेसिटी अच्छी बनेगी, ब्रीदिंग अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है त्रिकोणासना। त्रिकोण का मतलब क्या है, तीन कोनों वाला। त्रि का मतलब थ्री है, कोना मीन्स एंगल, जिसके तीन एंगल हो गए तो ये त्रिकोण आसन हो गया। तो आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं त्रिकोण आसना, ठीक है। थ्री आर्म ट्रायंगल इसमें बनते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने जो पाँव है उनके बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, 3 से 4 फीट का डिस्टेंस लेकर खड़े हो जाना है। फिर धीरे धीरे अपनी जो दोनों ही बाजू है उनको साइड से शोल्डर लेवल तक लेकर जाना है ऊपर की तरफ को, और अपने राइट फुट को राइट साइड की तरफ को टर्न कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं अपनी पाँव जो है वो राइट, जैसे अपना राइट फुट राइट की तरफ को करे तो राइट फुट को टर्न करना है, लेफ्ट से कर रहे होंगे तो लेफ्ट फुट को टर्न करना है। तो सबसे पहले हमने राइट फुट को राइट साइड की तरफ को थोड़ा टर्न कर लेंगे, फिर लंबी सांस हम बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे से क्या करेंगे, बॉडी को बेंड कर लेंगे, अपने हाथ से जो है अपनी पाँव को पकड़ लेंगे इस तरीके से। और अब दूसरी जो बाजू रहेगी वो ऊपर की तरफ को, उसको हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, जो हमारी दोनों ही हाथों से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और हम अपना हेड भी हम ऊपर की तरफ को रखेंगे, इस हाथ को देखते हुए रहेगा ये हाथ। और इसी पोजीशन में जो है वो 10 से
30 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीथ करते हुए रहना है। फिर क्या करेंगे, सांस को अंदर लेंगे और धीरे धीरे वापिस ऊपर उठ जाना है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाना है। फिर यही पोस्चर को हम दूसरी तरफ से करेंगे। ठीक है, इस हाथ से फिर इस पांव को छुएंगे और ये हाथ ऊपर की तरफ को स्ट्रेट रहेगा। तो इस तरीके से ये पोस्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए, जब बेंड करेंगे तो अपनी बेस्ट से बेंड करना है। ठीक है, ये एरिया जो है पूरा स्ट्रेच हो जाना चाहिए यहाँ पर। और अपनी जो घुटने हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, घुटनों को नहीं मोड़ना है। जब फाइनल पोजीशन, ये वाली क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो इस टाइम पर घुटने जो है वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और जब हम बेंड कर रहे होंगे साइड की तरफ को, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनसे पूरा स्ट्रेच नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ को होकर वो बेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा साइड की तरफ से ही बेंड करना है। आगे झुककर यहाँ पर बेंड नहीं होना, उसको अवॉइड करना है। और अगर किसी को सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उस केस में ये जो योगा है, त्रिकोण आसन है, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए अगर सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, इसमें जो कफ मसल है, ठीक है, ये जो कफ मसल है और जो थाइस की मसल है और जो वेस्ट की मसल है, वो इससे स्ट्रांग बनती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। और इसमें स्पाइन भी क्या है, फ्लेक्सिबल बनती है, लंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और फ्लैट फुट की प्रॉब्लम जो है वो भी प्रिवेंट हो जाती है। आपने देखा होगा किसी, हमारे जो पाँव है उसके अंदर इस तरह से यहाँ पे कर्व रहता है, ये जो कि नेचुरल कर्व होता है, लेकिन किसी के पाँव के अंदर ये कर्व नहीं होता, तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम इसको बोलेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम इससे नहीं होती है और फैट भी इससे रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है पार्श्व कोना आसना। तो पार्श्व का मतलब क्या होता है, जैसे साइड, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, पार्श्व मीन साइड और कोना का मतलब है एंगल। तो इसमें जो है वो साइड एंगल जो है वो बनता है, इसीलिए इसको पार्श्व कोणासना बोलते हैं। तो किस तरह से इसके स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस क्या रहेगी, सबसे पहले तो सीधा खड़े रहेंगे और फिर लंबी सांस अंदर लेंगे और अपने पाँव को कम से कम 3 से 4 फीट तक खोल देंगे। ठीक है, दोनों ही पाँव के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 से 4 फीट के बीच का रहेगा। और अपनी दोनों ही बाजुओं को साइड की तरफ से ऊपर उठा लेंगे शोल्डर लेवल पर, और अपने राइट फुट को जो है राइट साइड की तरफ को हम मोड़ लेंगे और अपने घुटनों को बेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर राइट साइड से कर रहे हैं, राइट फुट से करें, तो राइट फुट को हम राइट साइड को टर्न कर लेंगे, अपने घुटने को इस तरह से बेंड कर लेंगे कि यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है। इस तरह से घुटने को मोड़ कर अपनी बाजू से अपनी पाँव को या जमीन को अपने पाँव के लेवल तक यहाँ पर छूने की कोशिश करेंगे फ्लोर को। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्लोर को यहाँ पर टच किया गया है, और जो दूसरा हाथ रहेगा वो सीधा ऊपर की तरफ को स्ट्रेट रहेगा, और दूसरी पाँव और हाथ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन रही है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और ये पाँव यहाँ पर इस तरह से एक एंगल बनाएगा। तो ये होता है पार्श्व कोणासना। और इसमें जो है सांसों का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या किया, सांस अंदर लिया और फिर ये वाली पोजीशन बना ली, उसके बाद सांस को छोड़ लिया और अपने हाथों को यहाँ से ऊपर की तरफ को ले गए, ये हाथ को यहाँ पर फ्लोर में टच कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी, और इसी पोजीशन को हमने होल्ड करना है लगभग 30 सेकंड तक। और इस टाइम पर जो ब्रीदिंग रहेगी वो नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है, फिर लंबी सांस लेनी है और वापस अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है, और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है दूसरी साइड में, यानी इस वाले पाँव को फिर बेंड करना है और दूसरी तरफ को यही पोजीशन जो है वो बन जाएगी। इसके डूज और डोंट्स क्या होते हैं, एक तो जब फाइनल पोजीशन बनता है उस टाइम पर जो लेग हमने बेंड किया है, ठीक है, जो घुटना रहेगा वो हील के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। और जब हम बेंड करते हैं
उस टाइम पर आगे की तरफ को झुककर बेंड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट जो है साइड की तरफ को बेंड होना चाहिए बॉडी। इसमें ये नहीं कि आगे की तरफ को झुककर हम फॉरवर्ड बेंड इसमें नहीं करना है, उस चीज को अवॉइड करना है। और अगर कोई सीवियर बैक पेन की समस्या है तो भी इस पोस्चर को अवॉइड करना चाहिए। और बेनिफिट्स में क्या आ गया कि इसमें जो हार्ट की मसल है वो स्ट्रांग होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, और जो हमारे पेट का हिप का फैट है उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बॉडी माइंड भी यहाँ पर शांत हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स भी इसमें आते हैं। तो अदरवाइज बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इनके, क्योंकि इसमें पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। जितने भी आसन होते हैं, योगा होता है, इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो दो चार इस तरह से यहाँ पर बता रखे हैं। ये है इसके पार्श्व कोणासन के बेनिफिट्स, डूज एंड डोंट्स। फिर आगे करेंगे पद्मासना। तो पद्मासन एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें पद्मा का मतलब होता है लोटस। तो लोटस की जैसी पोजीशन इसमें बनती है, तो इसीलिए इसको पद्मासना बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से पाँव को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने राइट लेग को राइट फुट के ऊपर प्लेस कर लेंगे। ठीक है, पाँव पाँव को जो है वो अपने थाइज के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है, दोनों ही पाँव को। इस वाले पाँव को राइट फुट को लेफ्ट थाइज के ऊपर और लेफ्ट को राइट थाइज के ऊपर प्लेस करना है। और जो हैंड रहेंगे वो आगे की तरफ को घुटनों के ऊपर रहेंगे, और जो स्पाइन रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, झुक के खड़े नहीं होना है। और जो ब्रीदिंग रहेगी वो नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है। और हाथों की ये जो पोजीशन बनाई हुई है तो इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ठीक है, ज्ञान मुद्रा जिसमें कि अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है वो फोल्ड होंगे और बाकी उंगलियां स्ट्रेट आगे को रहेगी। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम को हम इस आसन में बैठकर भी किया जाता है। तो प्राणायाम जब हम करेंगे वो चीजें भी उसमें होंगी। तो इसमें देखिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, जो हम पाँव रखेंगे वो अपोजिट थाइस के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, प्लेस द फुट ऑन द अपोजिट थाइस, यानी कि राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस करना है और लेफ्ट फुट को राइट थाइस के ऊपर प्लेस करना है। तो इस तरह की पोजीशन होनी चाहिए। और दोनों ही घुटने जो है वो ग्राउंड को आइडली टच करने चाहिए, फाइनल जो पोज बनेगा। और आगे को कुछ लोग क्या है जो आगे को थोड़ा सा झुककर बैठते हैं, वो चीज भी अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी ऊपर को बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, सिर झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो बिल्कुल एक तरह से रिलैक्स पोजीशन में, बिल्कुल बॉडी को ऐसा अकड़ के नहीं रखना, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट, गर्दन को सीधा और स्ट्रेट आगे की तरफ को देखना है। तो इस तरह का पोस्चर इसमें बनेगा। और जो आगे की तरफ को झुक के बैठना उसको अवॉइड करना है। अगर कोई घुटने में पेन है या एंकल की कोई भी चोट है तो इस पोस्चर को अवॉइड करना चाहिए। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, एक तो मेंटल कामनेस मिलती है, ठीक है, मानसिक शांति मिलती है, मन को शांति देने वाला ये है। इसमें फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें भी बढ़ती है। जो हमारे जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी है, उसका लचीलापन होता है, डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है, और कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है। और जो ब्रेथ की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, किसी को सांस लेने में थोड़ी समस्या रहती है तो वो भी उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। तो बहुत सारे और भी इसके बेनिफिट हैं। तो ये है मेन कुछ बेनिफिट्स। फिर आगे है वज्रासन। वज्रासन कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। वज्रासन एक अकेला ऐसा आसन है जिसको खाने के बाद जो है वो परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इससे डाइजेशन जो है वो अच्छा बनता है। और बाकी जितने भी आसन रहते हैं उनको खाने से पहले किया जाना सही माना जाता है, लेकिन वज्रासन को खाने के बाद करना चाहिए। इसको किस तरीके से किया जाता है, देखिए, सिंपली
अपने घुटनों से अपने पाँव को इस तरीके से मोड़ लेंगे, ठीक है, अपने हिप के नीचे, और अपने पाँव को इस तरह से फोल्ड करके बैठ जाएंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर इस तरह से प्लेस कर लेंगे। जो पीठ रहेगी, रीढ़ की हड्डी रहेगी, वो स्ट्रेट रहेगी, गर्दन स्ट्रेट रहेगी, और सामने की तरफ को देखना है, और आगे की तरफ को झुकना नहीं है, पीठ सीधी रखनी है। अपने हाथों को घुटनों के ऊपर प्लेस करके अपने पाँव को फोल्ड करके इस तरीके से बैठ जाना है। बिल्कुल सिंपल पोजीशन है, और इसी पोजीशन को आप जब तक होल्ड कर सकते हैं बैठना है जितना देर हो सकता है। इसमें क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस आसन को करते हुए। तो जब बैठते हैं तो अपने घुटने और थाई जो है वो इकट्ठे रखने चाहिए। जब वज्रासन करते हैं तो घुटने और थाई जो है वो इकट्ठे रहने चाहिए। और जो आर्क रहेगा स्पाइन का वो एक्सेसिव नहीं रहेगा, यानी बिल्कुल सिंपल नॉर्मल इसमें बैठना है। बिलपीठ सीधी रखनी है, उसमें जो है वो ऐसा कोई भी अकड़ के नहीं रखना है बॉडी को, या ज्यादा ही उसको खींचना नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल रहना, स्ट्रेट रखना है अपनी रीढ़ की हड्डी को। अगर एंकल में या नीज में कोई दर्द है पहले से तो इस पोस्चर को नहीं करना चाहिए। इसके फायदों के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें जो थाई की मसल है, कफ मसल हमारी पाँव में ये वाली मसल रहती है, तो थाइस की मसल, कफ मसल जो है वो इससे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, और डाइजेशन इसमें अच्छा रहता है। और रीढ़ की हड्डी के लिए ये सीधा रहता है, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बना रहता है, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में हेल्प करता है, एंड कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है। फिर आगे है भद्रासन। तो ये भी संस्कृत का वर्ड है। भद्रा का मतलब होता है नोबल, कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। इसको करने के लिए स्टेजेस क्या रहती है, पहले तो ग्राउंड पर बैठा जाएगा सिंपली, ठीक है, अपने दोनों ही टांगों को स्ट्रेच करेंगे अपने आगे, ठीक है, अपने फ्रंट में दोनों ही पाँव को सीधा रख लेंगे, पहले उनको स्ट्रेच कर लेंगे ग्राउंड पे, और दोनों ही आगे की तरफ को पाँव को शुरुआत में रखना है। फिर दोनों ही हाथों को अपने साइड में प्लेस करना है, और अपने हथेलियों को ग्राउंड पर रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले पाँव को स्ट्रेट आगे रखेंगे, हथेलियों को ग्राउंड पर प्लेस कर लेंगे, और अपनी फिंगर को साथ में रखना है, और आगे की तरफ को फिंगर जो है वो प्लेस करते हुए रहेंगी। उसके बाद अपने पाँव को इस तरीके से घुटनों के पास से मोड़ते हुए सामने की तरफ को लाना है, और दोनों ही पाँव जो है इस तरह से एक दूसरे को फेस करते हुए उनको मिला लेना है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे, उनका जो सोल रहेगा उनको ज्वाइन कर लेना है आपस में धीरे धीरे से। और उसके बाद जो घुटने हैं वो उनको ग्राउंड में टच करने की कोशिश करेंगे, और जो सिर रहेगी, गर्दन और बैक रहेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अपने हाथों को फिर अपने घुटनों के ऊपर इस तरह से प्लेस कर लेना है, ऐसे उनको पकड़ लेना है साइड से, और इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड तक रहना है, और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। नॉर्मल यानी जो जो दंडासन था उसमें आ जाना है, यानी अपने हाथ साइड में प्लेस करे हुए और पाँव जो है आगे की तरफ को स्ट्रेच करना है, इस पोजीशन में आ जाना है। फिर दोबारा से इसी पोस्चर को दोबारा करना है, तो उसको कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करने के बाद। फिर आगे है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, और घुटने ग्राउंड को टच करने चाहिए। एक्सेसिव जो आर्क बनेगी उस स्पाइन में, उसको अवॉइड करना चाहिए, और अपने पाँव को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है उसको पुश नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। बेनिफिट में क्या गया कि इस आसन को करने से जो लंबर रीजन है रीढ़ की हड्डी के अंदर, जो बैक वाला रीजन है वो हेल्दी रहता है, और वीमेन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। जो फिजिकल प्रॉब्लम या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड समस्या है उसको ये इजी बनाता है, उस पेन को ये इजी बनाता है, और कंसंट्रेशन भी इससे बढ़ती है, यानी मेंटल हेल्थ में भी ये हेल्प करता है।
फिर है उस्त्रासन। उस्त्रासन का मतलब होता है कैमल। तो एक कैमल की जैसा इसमें पोस्चर बनता है, इसलिए इसको उस्त्रासन बोलते हैं। इसका परफॉर्म करने की क्या स्टेज रहती है? सबसे पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन हमने अभी किया, घुटनों को मोड़कर इस तरीके से पहले सिंपली नीचे बैठ जाना है फ्लोर के ऊपर। और अपने इसमें क्या करना, फिर अपनी थाइज के बीच में 2 से 3 इंच का डिस्टेंस बना लेना है। ठीक है, अपना थाइज को थोड़ा सा खोल लेना है। और अपने उनके और जो टोज रहेंगे वो यहाँ पर पीछे की तरफ को इस तरीके से रहेंगे। और फिर लंबी सांस लेनी है और अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेना है, और यहाँ से फिर बॉडी को पीछे की तरफ को बेंड करने की कोशिश करनी है, और अपने हाथों से अपने पाँव को छूने की कोशिश करनी है। और ऐसा करते हुए अपनी बॉडी को जर्क नहीं करना है, बहुत तेजी से नहीं करना है, बिल्कुल स्लो स्लो इस पीछे की तरफ को बॉडी को बेंड करना है। और फिर सांस को छोड़ना है, और अपनी जो राइट पाम है उसको राइट हील के ऊपर प्लेस करना है, और लेफ्ट पाम को लेफ्ट हील के ऊपर प्लेस करना है। और जो फाइनल पोजीशन रहेगी, इसमें थाई जो रहेगी वो वर्टिकल रहेगी फ्लोर के ऊपर। तो इस तरह से देख सकते हैं कि थाई जो रहेगी वो वर्टिकल रहेगी, और जो हेड रहेगा वो थोड़ा पीछे की तरफ को झुका हुआ रहेगा, और बॉडी का जो वेट रहेगा वो हमारे हाथ और पाँव को सपोर्ट करता हुआ इवनली रहेगा। फिर सांस को अंदर लेना है, और स्लो स्लो जो है वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है, और फिर रिलैक्स करना है, वज्रासन में बैठ जाना है। फिर डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे? जो थाई रहेगी वो ग्राउंड के बिल्कुल वर्टिकल रहेगी, और जर्किंग नहीं होनी चाहिए। पीछे को जब बेंड करेंगे तो बॉडी को जर्क नहीं करना है, बिल्कुल आराम से स्लो स्लो बॉडी को बेंड करना है, जितना हो सकता है उतना ही करना है। अगर हर्निया की प्रॉब्लम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इस पोस्चर को अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। और बेनिफिट की बात करें तो ये बैक पेन के लिए यूजफुल रहेगा, नेक पेन के लिए यूजफुल रहेगा, और जो पेट का फैट है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। हिप का फैट रहेगा उसको दूर करने में हेल्प करेगा, और बैक की मसल को, लेग की मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर है किसी को, उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सांस की जितनी भी दिक्कतें हैं उसमें हेल्प करेगा। फिर आगे है शाशंक आसना। शाशंक आसना का मतलब होता है रैबिट। तो रैबिट की तरह बॉडी का पोस्चर बनता है, इसीलिए इसको शाशंक आसन बोलते हैं। में बैठ जाएंगे, अपने स्पाइन को सीधा रखना है। ठीक है, वज्रासन में बैठना है, सिंपली पहले अपना स्पाइन को सीधा रखना है, और अपना जो नीज है उनको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है, खोल लेना है, और जो टोज रहेंगे वो पीछे की तरफ को एक साथ रहेंगे। और फिर लंबी सांस छोड़नी है, और अपनी बॉडी को अपने वेस्ट से यहाँ पर आगे की तरफ को बेंड करना है। जो बाजू रहेंगी वो आगे की तरफ को स्ट्रेट रहेगी, जो चिन और चेस्ट है वो फ्लोर पर रेस्ट करते हुए रहेंगे, और जो फ्रंट की तरफ को देखना है, और इस पोजीशन को मेंटेन करना है, और फिर सांस को लेना है, वापस वज्रासन में आ जाना है। इसमें बैक जो है फाइनल पोजीशन में स्ट्रेट रहनी चाहिए, और जो हिप है उसको नहीं उठाना है ऊपर, वो हमारा पाँव के साथ नीचे लगा रहना चाहिए। इसमें बेनिफिट क्या रहते हैं? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको टोन अप करता है। एब्डोमिनल और जो पेल्विक रीजन और जो एब्डोमिनल रीजन रहेगा उसको ये स्ट्रेंथ देगा। इससे जो साइटिका नर्व्स है उसमें उसके जो पेन है, साइटिका की पेन है, उसमें भी ये रिलीफ देगा। और स्ट्रेस, एंगर है, ये सब चीजें भी इससे कम होती है। फिर है उतान मांडुकासना। तो उतान मांडुकासन का मतलब क्या है? उताना का मतलब है अपराइट, और मांडुका का मतलब है फ्रॉग। तो एक मेंढक की तरह, अपराइट मेंढक की तरह जो है वो पोस्चर इसमें दिखाई देता है। जब जो एंड पोजीशन बनती है तो वो एक मेंढक के जैसे बनती है, तो अपराइट फ्रॉग के जैसे बनेगी, इसीलिए इसका नाम उतान मांडुकासन है। तो इसमें भी पहले वज्रासन में बैठ जाना है, फिर अपने घुटनों से दोनों ही पाँव को
खोल लेना है। वज्रासन में अपने घुटनों से हम मोड़कर इस तरह से बैठते हैं, वहीं से हम क्या करेंगे, घुटनों को थोड़ा खोल लेंगे दोनों तरफ में। उसके बाद अपनी बाजू को उठाकर अपने शोल्डर से पीछे बैक की तरफ को ले जाते हुए पीछे प्लेस कर लेंगे, और दूसरी बाजू को भी पीठ की तरफ को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, अपने शोल्डर के ऊपर से इस तरह से बाजू को पीछे की तरफ को ले जाएंगे, और इसी पोजीशन में यहाँ पर बने रहना है जब तक आपसे होल्ड होता है, इस पोजीशन में रहना है। और उसके बाद जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे से अपनी जो बाजू है उसको वापस लेकर आएंगे। दोनों, पहले एक बाजू को लेके आएंगे, फिर दूसरी बाजू को लेके आएंगे, फिर अपने घुटनों को इकट्ठा कर लेंगे। फिर इस तरह से क्या है, फिर से वज्रासन में हम आ जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, उत्तान मांडुका आसन है। सिंपल है बिल्कुल। पहले वज्रासन में बैठेंगे, फिर दोनों ही पाँव को या घुटनों से बाहर की तरफ को हम खोल लेंगे, फिर अपनी दोनों ही बाजू को पीछे शोल्डर से पीछे की तरफ को ले जाएंगे, और फिर वापस इसी पोजीशन में आने के लिए क्या करेंगे, पहले अपनी एक बाजू को लेकर आएंगे बाहर, फिर धीरे धीरे दूसरी बाजू को, और फिर अपने घुटनों को इकट्ठा कर लेंगे और वज्रासन में हम आ जाएंगे। इसमें जब हम नीज को खोलेंगे तो उसको बिल्कुल सही तरीके से स्प्रेड करना है, और जो नेक रहेगी और बैक रहेगी वो स्ट्रेट होनी चाहिए फाइनल पोजीशन में, झुककर नहीं रहना है। और थाइस के और ग्राउंड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं, जो बैक एक रहती है या बैक एक या नेक पेन रहती है, पीठ का दर्द हो या गर्दन का दर्द है, उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो मूवमेंट करता है, उस चीज को भी इम्प्रूव करता है, और लंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स है कुछ एक। फिर है पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन क्या होता है कि इसमें देखिए, पश्चिम का मतलब होता है बैक, और उत्तान का मतलब होता है स्ट्रेच आउट। तो इसमें हमारी जो पीठ है वो पूरे स्ट्रेच हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। तो दंडासन में बैठने के लिए क्या है, सिंपली जो है वो इस तरीके से ग्राउंड में बैठ जाना है, और अपनी पाँव को आगे की तरफ को स्ट्रेच कर लेना है। फिर धीरे धीरे से अपनी बॉडी को इस पीठ से बेंड करते हुए आगे की तरफ को बेंड करना है, और अपने हाथ से अपने टोज को, अपने पाँव को छूने की कोशिश करनी है, और इसी पोजीशन में हमें बने रहना है। जितना पॉसिबल हो सके है, जितना स्ट्रेचिंग हो पाती है उतना ही करनी है। तो अपना जो पाँव है उसको टच करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है पोस्चर को मेंटेन करना है जितना देर तक हो सकता है। उसके बाद वापिस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, दंडासन में फिर आ जाना है। इसमें देखिए जो घुटने रहेंगे वो स्ट्रेट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पाँव को, टोज को पकड़ने के चक्कर में घुटने जो है वो ऊपर को उठा लेने हैं, ऐसा नहीं करना है। घुटने जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए, और ब्रीदिंग उस टाइम पर नॉर्मली करनी चाहिए, और कंटिन्यू और नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। हंच बैक को अवॉइड करना है। फिर अगर सीवियर बैक पेन है तब इसको अवॉइड करना चाहिए। बेनिफिट क्या रहता है, जो भी एब्डोमिनल फंक्शन रहता है या फिर डाइजेशन से, पाचन से संबंधित जितनी भी समस्या है वो इम्प्रूव इससे होती है। पेट का जो फंक्शन है वो अच्छे से काम करता है। कॉन्स्टिपेशन को हटाने में मदद करेगा। मोटापा जैसी समस्या नहीं होंगी इसमें। और इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा बनेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक से बना रहेगा, फैट नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी स्पाइन के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें इंप्रूव होती है। उसके बाद है सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन यानी वज्रासन में ही बैठा जाता है शुरुआत में, और उसके बाद फिर बैक से हम पीछे की तरफ को मुड़ेंगे, तो लाइंग इन वज्रासन। ठीक है, इसलिए इसको सुप्त वज्रासन बोलेंगे। तो इसमें पहले सिंपली वज्रासन में बैठ जाना है, फिर धीरे धीरे से अपनी बॉडी को यहाँ पर पीछे की तरफ को बेंड करना है। अपने हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अपनी एल्बो को ग्राउंड में हम प्लेस कर लेंगे, फिर धीरे धीरे से अपने हाथों को स्ट्रेट कर लेंगे,
हमारा कंप्लीटली जो है बैक के ऊपर जो है वो हम लेटने की कोशिश करेंगे और शोल्डर जो है ग्राउंड पर यहाँ पर रेस्ट करेंगे और घुटने जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो बिगनर के लिए मुश्किल हो सकता है, तो बिगनर जो है अपने हैंड को अपने थाइज के ऊपर रख सकते हैं। और जब हम वापिस अपना ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले अपने हाथों को अब साइड में ग्राउंड पर प्लेस कर लेना है और फिर धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाना है आगे की तरफ को, बॉडी को जर्क नहीं करना है और फिर वज्रासन में आ जाना है। तो इसको करते हुए अपने हाथों का सपोर्ट जरूर लेना है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है हाथों का सपोर्ट लेना है, अदरवाइज हमारी कमर में यहाँ पर जर्क हो सकता है। तो सुपाइन पोजीशन में आने के लिए क्या है, अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, अपने जो नीज हैं उनको एक साथ रखना है फाइनल पोजीशन में। वो बाहर की तरफ को नहीं जाने चाहिए, उनको साथ में जोड़े रखना है, तभी बॉडी में स्ट्रेच होगा। और नीज को स्ट्रेन नहीं करना है, थाइज की मसल को स्ट्रेन नहीं करना है, जितना हो पाता है उतना ही उसको स्ट्रेच करना है बॉडी को। और इनकेस अगर घुटनों में दर्द है तब यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए इस आसन को। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें जो एब्डोमिनल मसल है, आप देखिए पूरा पेट यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, तो एब्डोमिनल जितने जो मसल है वो इससे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनेगी। और हाई ब्लड प्रेशर है, साइटिका है, ये सारे जो पेन रहती है उसमें ये हेल्प करेगा। और कॉन्स्टिपेशन है, बैक पेन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करेगा और मन की शांति भी ये बनाए रखता है। फिर है बकरासन। बकरासन का मतलब है ट्विस्टेड, बकरा का मतलब ट्विस्टेड। तो इसमें कुछ इस तरह का पोस्चर बनता है। तो इस पोजीशन को करने के लिए भी पहले दंडासन में बैठा जाएगा, बॉडी को पहले सीधा इस तरह से रखा जाएगा और पाँव भी बिल्कुल स्ट्रेट उनको स्ट्रेच कर लेंगे, हाथ साइड में रहेंगे और फिर क्या करेंगे, अपना जो राइट फुट है उसको बेंड कर लेंगे इस तरीके से। और अपने जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, जो पाँव हमने यूज किया है उससे जो है वो अपोजिट हैंड को यूज करेंगे और उसको घुटने से इस तरह से बाहर की तरफ को करते हुए अपने जो हथेली उसको ग्राउंड पर अपने पाँव के साथ प्लेस कर लेंगे, अपनी बॉडी को साइड की तरफ को, राइट साइड की तरफ को टर्न कर लेंगे, अपने हेड को भी राइट साइड की तरफ को टर्न कर लेंगे और दूसरा पाँव जो है वो इस तरह से स्ट्रेट रहेगा और दूसरा हैंड यहाँ पर ग्राउंड पर इस तरह से रहेगा। और इस पोजीशन को 10 से 30 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स करते हुए होल्ड करना है और फिर अपना हाथ को वापिस लेना है और सांस को छोड़ना है, रिलैक्स करना है। फिर वापिस इसी पोस्चर को दूसरे पाँव से और दूसरे हाथ से अपनी बॉडी को दूसरी साइड पर टर्न करते हुए परफॉर्म करना है। तो अब क्या चीजें इसमें करनी है क्या नहीं करनी है, अपनी बॉडी की लिमिट्स को देखना है, फिजिकल लिमिट को देखना है कि कितना हम चीजें कर सकते हैं, कितना बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना है, अननेसेसरी कोई भी स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को। तो जितना हो पाता है उतना ही करना है। और अगर घुटनों में दर्द है तो इसको प्रैक्टिस करना अवॉइड करना चाहिए, या हर्निया है या ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है तब भी इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स देखे जाए तो इसमें एब्डोमिनल मसल है वो अच्छी होती है, ठीक है, मसाज उसकी हो जाती है। और हाई ब्लड प्रेशर है, साइटिका है, इन सब में हेल्प करता है। और कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज है, बैक एक है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारी चीज़ों के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है और मन की शांति बनी रहती है और जो लंग कैपेसिटी है वो भी एनहेंस होती है। आगे है अर्ध मत्स्य इंद्रासना। तो ये जो आसन रहता है इसका नाम योगी मत्स्येंद्रनाथ के नाम से इसका नाम पड़ा है और इसका जो पूरा वर्जन है, जिस तरीके से पूरी तरह से इसको किया जाता है वो बिगनर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसका जो मॉडिफाई वर्जन है उसको अर्ध मत्स्येंद्रासना बोलते हैं। तो इसके लिए भी पहले दंडासन में बैठ जाना है, फिर अपना जो लेफ्ट लेग से अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग, राइट लेग से करते हो राइट लेग, तो बारी बारी से दोनों ही पाँव से करेंगे। तो मान लीजिए लेफ्ट लेग से करें तो लेफ्ट लेग को पहले बेंड कर लेना है, तो
पाँव जो है वो इस तरीके से बेंड कर लेंगे, दूसरे पाँव के ऊपर से ये होना चाहिए, और ये पाँव जो है वो इस तरीके से घुटने से मुड़ता हुआ अपने हिप के पास में टोज इसकी रहेगी, और दूसरा जो है वो घुटने से इस तरीके से बेंड होगा। इसमें जो दूसरा हाथ रहेगा, इस पाँव के अपोजिट जो दूसरा हाथ रहेगा, उसको घुटने से ऊपर से लेकर आना है और दूसरे घुटने से बाहर पाँव के पास में इस तरह से प्लेस करना है, टोज को पकड़ना है, और दूसरी जो बाजू रहेगी उसको पीछे बैक की तरफ से फोल्ड कर लेना है। अपनी बॉडी को राइट साइड की तरफ को टर्न कर लेना है, अपना हेड को टर्न कर लेना है उस तरफ को, और पीछे की तरफ को देखने की कोशिश करनी है, और इसी पोजीशन को मेंटेन करना है जितनी देर हो सकता है, और दूसरी साइड से इसी पोस्चर को यहाँ पर रिपीट कर लेना है। तो इसमें क्या चीजें करनी चाहिए, देखिए बॉडी का जो बैलेंस है हिप के पास से वो बना रहना चाहिए। तो जब घुटने से, अगर ये पाँव घुटने से बैंड हो रहा है तो आर्मपिट के पास से यहाँ पर ये पीछे की तरफ को बैंड होना चाहिए, और दूसरी जो बाजू है इसके ऊपर से रहनी चाहिए। अगर सीवियर बैक पेन है तब इसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर रीढ़ की हड्डी में या डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तब भी इसको अवॉइड करनी चाहिए। और इस पोस्चर को करते हुए बॉडी को कोई भी जर्क नहीं देना है, या ऐसे जर्क करते हुए बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, धीरे धीरे से करना है बॉडी को। अगर मोड़ रहे हैं हाथों को, पाँव को, तो धीरे धीरे से मोड़ना है, जर्क नहीं करना है, और बैक को भी ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, बिल्कुल आराम से जितना हो सकता है मोड़ना है, और ना तो ज्यादा आगे की तरफ को झुकना है, ना ही ज्यादा पीछे की तरफ को इसमें झुकना है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं इसमें, जो पेनक्रियाज ग्लैंड रहती है, एड्रिनल ग्लैंड रहती है, या किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, इसको ये स्टिमुलेट करता है, इसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। और कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा है, इनडाइजेशन है, डायबिटीज, ओबेसिटी, ऐसी सारी जो समस्या है उनमें ये रिलीफ देता है, और मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, खासकर जो स्पाइन की, बैक की मसल है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, और जो शोल्डर है, या जो बैंड बैक होती है, या कोई डिफेक्टिव पोस्चर होता है, यानी पोस्चर ठीक नहीं होता है कई बार, गर्दन से के पास से झुके रहना, या बैक झुके रहना, शोल्डर झुके हुए शोल्डर होते हैं, इस तरह से जो भी बैड पोस्चर रहता है उसमें भी ये हेल्प करता है पोस्चर को करेक्ट करने में। फिर नेक्स्ट है गोमुखासन। गोमुखासन भी एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। गोमुखा का मतलब होता है काउज फेस। तो इसमें भी इसमें जो पोस्चर बनता है, इसमें गोमुखा जो काउ फेस है उसके जैसा पोस्चर इसमें जो बनता है फाइनल फेज में, तो इसीलिए इसका नाम है गोमुखा आसना। तो इसको किस तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा, सबसे पहले तो अगेन इसमें दंडासन में बैठा जाएगा, पाँव को आगे की तरफ को रख के स्ट्रेच करना है सिंपली। फिर जो लेफ्ट फुट है इसको यहाँ पर इस तरीके से घुटने से मोड़ना है और ऐसे प्लेस कर लेना है, और उसी तरीके से फिर दूसरा जो राइट फुट है उसको भी घुटने से मोड़ना है और अपने हिप के नीचे इस तरह से प्लेस करना है। तो पाँव की पोजीशन यहाँ पर हो जाती है हमारी। फिर अपनी हाथों को उठा लेना, अपना जो लेफ्ट आर्म है उसको उठा लेना है, अपना शोल्डर के ऊपर से इस तरीके से पीछे की तरफ को ले जाना है, और अपना राइट हैंड को हम नीचे की तरफ से एल्बो से ही फोल्ड करते हैं, नीचे की तरफ से उसको पीछे बैक की तरफ को ले जाना है और ऊपर की तरफ को करना है, और अपने दोनों ही हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर लेना है। ठीक है, एक हाथ जो है वो ऊपर की तरफ से यहाँ एल्बो से फोल्ड होगा, और एक नीचे की तरफ से, और दोनों ही फिंगर को बैक की साइड में हम इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये हाथ की पोजीशन इस तरह की रहेगी, और जो हेड रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, और सामने की तरफ को देखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, और इस पोजीशन को बनाए रखना है जितना देर तक इस पोजीशन में बने रहते हैं, जब तक कंफर्टेबल लगता है तब तक बने रहना है, और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में स्टेप बाय स्टेप आना है। और फिर पाँव और हाथों की पोजीशन को चेंज करते हुए रिपीट करना है, यानी पहले ये पाँव अगर ऊपर से इस तरह से फोल्ड है तो वापस
दूसरी साइड से ये वाली पाँव को फोल्ड कर लेंगे और इस पाँव को नीचे की तरफ को फोल्ड कर लेंगे, और हाथों को भी, इस हाथ को फिर हम ऊपर से फोल्ड करेंगे और इसको नीचे की तरफ से। तो इस पोस्चर को रिपीट कर लेंगे। क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसमें देखिए, अगर शोल्डर या नेक या घुटनों में पेन है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर जो नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए फाइनल पोजीशन में, इसमें तो नेक आगे की तरफ को नहीं झुकनी चाहिए, नेक और जो पीठ है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस आसन को करने से जो बैक की मसल है या बाइसेप्स है वो यहाँ पर स्ट्रांग बनती है, और हिप का पेन है, उससे नीचे अब पेन है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें स्पाइन को ये स्ट्रेट करता है। और ये आसन अर्थराइटिस हो या ड्राई पाइल है, इसमें भी ये यूजफुल रहेगा। फ्रोजन शोल्डर हो, नेक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। फिर आगे है मकरासन। तो नाम से पता लग रहा है, मकरा का मतलब होता है क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल की तरह इसमें पोस्चर बनता है, इसलिए इसका नाम है मकरासन। तो इसमें पेट के बल पहले सिंपली लेट जाएंगे, प्रॉन लाइंग पोजीशन में इसमें लेट जाएंगे, पेट के बल लेटना। और उसके बाद अपना जो बाजू है उसको बॉडी के साथ में आराम से रख लेंगे, अपना पाँव को स्प्रेड कर लेंगे लगभग 1 से 2 फीट तक, उनको बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में ग्राउंड पर पोजीशन कर लेना है। और जो हील रहेंगी वो एक दूसरे के बाहर की तरफ को फेस करेंगी, ठीक है, जो टोज रहेंगे वो बाहर की तरफ को रहेंगे, हील एक दूसरे को फेस करती हुई रहेंगी। और उसके बाद अपने हाथों को अपने सिर के नीचे इस तरह से फोल्ड कर लेना, एल्बो से अपनी बाजू को फोल्ड करते हुए सिर के नीचे रख लेना है हाथों को। अपना जो हथेली है उनको सिर के नीचे या फेस के नीचे रिलैक्स करके पोजीशन कर लेना है, और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और रिलैक्स करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, और इसी पोजीशन में जब तक आप कंफर्टेबल है रहना है, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। तो इससे काफी सुकून मिलता है। आगे हम बेनिफिट्स की जब बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इससे रिलैक्सिंग में हेल्प मिलती है। और इसके अलावा देखिए, मेंटल स्ट्रेस जो है वो इससे रिमूव हो जाता है, जो थकान है वो निकल जाती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की समस्याएं भी इससे नहीं होती है। इसको करने के लिए डूज और डोंट्स भी हम कर लेते हैं कि अपने जो पाँव है वो जमीन पर इस तरह से प्लेस करने हैं कि जो टोज है वो बाहर की तरफ को रहेंगे दोनों ही पाँव के। अगर कोई भी हार्ट से रिलेटेड समस्या है तब इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है भुजंगासना। भुजंगासना का मतलब होता है कोबरा। कोबरा के जैसे आपने देखा होगा जब कोबरा उठता है तो कुछ इस तरह का पोस्चर बनाता है, तो इसमें भुजंगा का मतलब क्या है, कोबरा। तो ऐसा कोबरा के शेप का ये बनता है, इसीलिए इसको भुजंगासन बोलते हैं। इसमें पहले पेट के ही बल लेट जाना है और दोनों ही पाँव को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है, और अपने हाथों को जो है वो एल्बो से बेंड कर लेना है, और अपनी दोनों ही हथेलियों को अपने चेस्ट के पास फ्लोर पर प्लेस कर लेना है। और फिर धीरे धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाते हुए अपने नेक को, शोल्डर को धीरे धीरे से ऊपर उठा लेना है, और अपना बॉडी को एक नेवल के लेवल तक, ठीक है, अपना नाभि के लेवल तक ऊपर बॉडी को उठा लेना है, और इस तरह से पीछे की तरफ को मोड़ लेना है। और इस पोजीशन में हम जब तक कंफर्टेबल है बने रहना है जितना देर हो सकता है, और धीरे धीरे बॉडी को वापस ग्राउंड पर लेकर आना है, और फिर मकरासन में रिलैक्स करना है। इससे लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तो डूज एंड डोंट्स क्या होंगे इसमें, जो एल्बो है वो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सांस को रोक लेना है बीच में, कंटिन्यू ब्रीदिंग करनी है। और अगर हर्निया की या कोई एब्डोमिनल इंजरीज है अगर है तो उस केस में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट हमारा स्ट्रेच हो जाता है। और बॉडी को जो है वो नाभि से ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेच नहीं करना है, ऊपर नहीं उठाना है, नाभि के लेवल तक इसको ऊपर उठाना है।
और एल्बो को स्ट्रेट नहीं करना है, धीरे धीरे मूव करना है। बेनिफिट्स की बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इससे अच्छा होता है, और जो भी पेट से संबंधित समस्या है, डाइजेशन से संबंधित है, कॉन्स्टिपेशन, सारी समस्याएं जो पेट से संबंधित है वो इससे दूर होती है। और जो स्लिप डिस्क है या बैक एक है, स्पाइन से रिलेटेड समस्या है, स्पाइन का लचीलापन है वो बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और इसमें जो ओवरीज है, यूट्रस है, उसको टोन अप करने में हेल्प करता है। और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल से लेकर जो समस्या है उसमें भी ये हेल्प करता है, और लंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। आगे है शल्वासना। शल्वा का मतलब होता है लोकस्ट। लोकस्ट या टिड्डी जिसको बोलते हैं, तो टिड्डी आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से टिड्डी होती है, तो ऐसी पोजीशन कुछ बनती है, इसीलिए इसको शल्वा आसना बोलते हैं। इसमें भी पेट के बल पहले लेट जाना है, अपनी जो हथेलियां हैं उनको थाइज के पास में पीछे प्लेस कर लेना है, और दोनों ही घुटने हैं, सॉरी, दोनों ही जो हील है उनको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, दोनों ही पाँव की जो हील है उनको ज्वाइन कर लेना, हाथ को पीछे हिप के पास, जो सॉरी थाइज के पास जो है वो प्लेस कर लेना है, और जो चिन्ह रहेगी वो ग्राउंड पर यहाँ प्लेस उसको कर लेना है चिन्ह को, और अपना जो लेग है उनको यहाँ पर उठा लेना है जमीन से। ठीक है, अपने पाँव को जमीन से ऊपर की तरफ को लिफ्ट कर लेना है, जितना हाई आप कर सकते, जितना आपसे पॉसिबल होता है। और लंबी सांस को अंदर लेना है, तब यहाँ पर सांस को ऊपर, सॉरी, लंबी सांस लेना है, फिर अपना पाँव को ऊपर उठा लेना है, फिर इसी पोजीशन को बनाए रखना है। ठीक है, फिर बाद में जब जब आपसे नहीं हो पाएगा, जब आपको लगेगा अब ये अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो सांस को छोड़ देना है और पाँव को नीचे ग्राउंड पर लेकर आना है, और मकरासन में बैठकर रिलैक्स करना है। तो ये है शल्वासन की पोजीशन। तो इसके लिए देखिए, अपने जो पाँव जब उठाएंगे वो एकदम से ऊपर नहीं उठाएंगे, अदरवाइज जो है वो बैक में इंजरी हो सकती है, हिप में इंजरी हो सकती है, हेड में हो सकती है। तो धीरे धीरे से पाँव को ऊपर उठाना है, जितना हो सकता है, जर्क नहीं करना है, और अपना घुटने जो है वो स्ट्रेट रखने हैं, घुटनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, उनके बीच में डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, उनको जोड़े रखना है और स्ट्रेट रखना है, और अपनी फिजिकल लिमिट से, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जितना हो पाता है उतना ही करना है। इसके बाद है बेनिफिट। बेनिफिट में देखिए, जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो रहता है, या जो पैरासिम्पथेटिक रहता है, उसका फंक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज इससे अच्छी हो जाती है। लोअर बैक है या स्लिप डिस्क है उसके लिए अच्छा रहता है। कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए रिलीफ देता है। ब्लड प्रेशर, सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम जो रहती है उसको इम्प्रूव करता है। डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ जाता है उसमें ये इम्प्रूवमेंट करता है। फिर है पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना का मतलब है जिसमें विंड जो है वो रिलीज होती है। पवना का मतलब क्या है? पवन। पवन है हमारी विंड, ओके। और जो मुक्ता है, मुक्त होना के रिलीज होना, तो इसमें जो एयर है वो रिलीज होंगी, पवन मुक्तासन, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। तो इसमें क्या होगा कि पहले पीठ के बल लेट जाना है, और अपनी पाँव को घुटनों से इस तरह से बेंड कर लेना है, और जितना स्ट्रेच हो सकता है अपना हाथों को इस तरीके से घुटनों के पास से पकड़ लेना, होल्ड कर लेना है, और अपनी गर्दन को भी ऊपर उठाना है, अपनी अपर बॉडी को भी उठाना है, अपने पाँव को भी स्ट्रेच करना है अपने हाथों की मदद से, ताकि हमारा पेट जो है इससे प्रेस हो सके, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा बनता है। तो इसको भी जितना हो सकता है उतना ही करना है। अपना जो चिन्ह है उसको घुटनों से टच करने की इसमें कोशिश करनी है, जितना, अगर नहीं हो पाता है तो जितना होता है उतना ही बेंड करना है बॉडी को।
फिर डूज और डोंट्स क्या रहेंगे, अपने जो घुटने हैं उसको चेस्ट के साथ में प्रेस करना है, टोज जो है वो रिलैक्स रहेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो उस केस में भी इसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बेनिफिट्स क्या रहेंगे इस आसन को करने के, जो टॉक्सिक गैस रहती है हम पेट के अंदर उसको ये रिलीज कर लेता है, ये एक फायदा होता है इसका। और कॉन्स्टिपेशन है या पेट में हैवीनेस हो रहा है उस चीज में ये हेल्प करेगा। फैट, एक्स्ट्रा फैट जो रहेगा बॉडी के अंदर, पेट के अंदर या एब्डोमिनल एरिया के अंदर, तो उसको ये डिजॉल्व कर लेगा, खत्म कर लेने में हेल्प करता है, पेट को कम करने में हेल्प करता है। और जो स्पाइन रहेगी वो फ्लेक्सिबल, और रीढ़ की हड्डी का लचीलापन भी इससे बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये फायदे होते हैं इसके। आगे है सेतु बंधना आसना। सेतु का मतलब है ब्रिज, ठीक है। सेतु क्या होता है, सेतु यानी पुल या कोई ब्रिज। तो सेतु बंधना, बंधना का मतलब है बाइंड। तो कोई सेतु जैसे बनता है, कोई पुल जैसा होता है, उसी तरीके का पोस्चर इसमें बनता है, इसीलिए इसको सेतु बंधनासन बोलते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके का पोस्चर बनता है। इसमें देखिए जो घुटने से पाँव को, दोनों ही पाँव को घुटने से इस तरीके से मोड़ लेना है और अपने हाथों से एंकल को पकड़ लेना है और हिप को ऊपर उठा लेना है। और जब हिप को ऊपर उठाते हुए जो है लंबी सांस अंदर लेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ को अपने हिप से उठा लेना है, और एक ब्रिज के जैसी फॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी। 10 से 30 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस पोजीशन में रहना है, फिर लंबी सांस छोड़नी है और अपना ओरिजिनल पोजीशन में आना है और शवासन में रिलैक्स करना है। तो शवासन हम करेंगे आगे। तो डूज एंड डोंट क्या रहेंगे, जो फीट होंगे वो बटॉक्स के नजदीक होने चाहिए, नजदीक उनको रखना है, और जो घुटने रहेंगे वो वर्टिकल रहेंगे ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, इस तरह से ये वर्टिकल रहेंगे। और कोई भी जर्क बॉडी को नहीं देना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तब इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके बेनिफिट के अंदर क्या आ गया कि इसमें जो स्ट्रेन है बैक में, अगर कोई खींच पड़ गई है या स्ट्रेच हो गया है, स्ट्रेन हो गया है, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो कॉलन है उसकी मसाज करता है, ठीक है, बड़ी आंत का भाग होता है कॉलन, तो उसकी मसाज करने में हेल्प करता है। और जो लंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है, बैक मसल की स्ट्रेंथ को बनाता है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को बनाता है। तो ये फायदे हैं इसके। आगे है विपरीत करनी आसना। तो ये एक संस्कृत का वर्ड है, विपरीता का मतलब है अपोजिट। तो विपरीत का मतलब क्या होता है, अपोजिट। करनी का मतलब है डूइंग, तो उल्टा इसमें जो है वो विपरीत यानी अपोजिट का मतलब क्या है, उल्टा। करना यानी करना, उल्टा करना, ठीक है। तो इस आसन का क्या मतलब हो गया कि जो हेड रहेगा वो नीचे की तरफ को, लेग जो है ऊपर की तरफ को, उल्टा इसमें हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, विपरीत करनी आसन। इसको करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाना है, और जो पांव रहेंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और अपना जो लेग है उसको फिर ऊपर उठा लेना है और उनको स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। पाँव को धीरे धीरे से ऊपर उठाना है और पाँव जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। इतना लेवल तक उठा लेना है जितना आपसे होता है। और एल्बो की आप हेल्प ले सकते हैं, अपने हाथों को हिप पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं अपनी बैक को, और इस पोजीशन में बने रहना है, नॉर्मल ब्रीदिंग इसमें करनी है। और जब आपको लगता है कि इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो फिर इस पोजीशन से वापस धीरे धीरे से जमीन पर अपना हिप को रखना है, फिर पाँव को धीरे धीरे से लेकर ग्राउंड पर आना है और सुपाइन पोजीशन में फिर रिलैक्स करना है, बैक को रिलैक्स करना है। क्या चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो बॉडी का बैलेंस है उसको बनाए रखना है। एल्बो का आप मदद ले सकते हैं, एल्बो को जमीन पर प्लेस करके हिप को सहारा दे सकते हैं। नीज जो है वो घुटने क्या है, स्ट्रेट रहने चाहिए। कोई भी वायलेंट एक्सरसाइज करने के बाद इमीडिएटली इस पोस्चर को बनाने की कोशिश नहीं करनी है, इस चीज को अवॉइड करना है।
और अगर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो तब भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और बेनिफिट की बात करें तो इससे जो है वो पेट की समस्या है, डाइजेशन है, अपच की समस्या है, वो दूर हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन है, ब्रेन है, उसको इसमें ये इम्प्रूव करता है, ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसा है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है या थाइमस ग्लैंड होती है, इसके फंक्शन को ये बैलेंस करता है। इसके अलावा इंसोम्निया है, वेरिकोज वेन्स या हर्निया की अगर दिक्कतें हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो बहुत सारी बीमारियों की प्रिवेंशन में ये हेल्प करते हैं योगासन। फिर आगे जो लास्ट है हमारा वो है शवासन। शवासन का मतलब क्या है? डेड बॉडी की जैसा पोस्चर इसमें बनता है, यानी कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स करना है और हल्की बिल्कुल धीरे धीरे से सांस लेनी है, जिससे बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है। तो सिंपल है, बॉडी को यहाँ पर बिल्कुल इजीली लेट जाना है, पीठ के बल लेट जाना है, हाथ को कंफर्टेबली छोड़ देना है साइड में। और जो पाँव के बीच का डिस्टेंस है वो कम से कम 2 फीट का रहना चाहिए, 1 से 2 फीट का रहेगा। और जो टोज रहेंगे वो बाहर की तरफ को फेस कर, टोज जो है वो बाहर की तरफ को रहेंगे फेस करते हुए। और जो जो हाथ है वो 10 इंच बॉडी से दूर यहाँ पर रहेंगे, और जो फिंगर रहेंगी वो भी बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेंगी, इनको ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल ऐसा जकड़ के नहीं रखना है बॉडी को। और अपने सिर को भी बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखना है, जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट पोजीशन हो। और अपनी आंखों को बंद कर लेना है नॉर्मली और धीरे धीरे ब्रीथ करना है। और ब्रीदिंग जो करेंगे बिल्कुल धीरे करेंगे, जिसमें बॉडी जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी। तो बिल्कुल इस तरह का पोजीशन है, रिदमिक और स्लो रहेगा। बिल्कुल रिलैक्स बॉडी को छोड़ देना है। तो यह है शवासन। इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं डूज एंड डोंट में। रिलैक्स द होल बॉडी, बैक शुड बी रिलैक्स, तो पीठ भी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, पूरी बॉडी रिलैक्स रहनी चाहिए। टाइटनेस को अवॉइड करना है, किसी भी बॉडी पार्ट को टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। इससे जो है स्ट्रेस है वो कम होता है। और जो फिजिकल मेंटल थकान, किसी भी तरह की थकान है वो दूर हो जाती है, मसल रिलैक्स हो जाती है, नर्व्स रिलैक्स होती है, बॉडी रिलैक्स होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से में हेल्प मिलता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की समस्याएं भी इससे दूर हो जाती हैं। तो ये सारे आसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी आसन के बाद में, प्राणायाम के बाद में शवासन को किया जाना अच्छा माना जाता है, जिससे रिलैक्स फील होता है। तो ये थे कुछ एक आसन। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।